नमस्कार साथियों, सिविल सर्विसेज डीम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे यूपीएससी मुख्य परीक्षा 2021 में पूछा गया हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। तो दोनों ही पेपर को हम इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले कुछ नए लोग भी होंगे जो काफ़ी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। काफ़ी कमेंट्स में पूछते रहते हैं कि कैसा पेपर है, कैसा ऑप्शनल सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य और इसके क्या मेरिट डिमेरिट हैं, क्या लाभ हानि है। तो उस पर थोड़ी सी बात कर लें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इन दोनों ही पेपर की जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दी हुई है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई दूसरा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जिस पर भी हम आगे वीडियो या फिर आपको उसको पीडीएफ दे देंगे आपको। ठीक है, तो देखिए यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में अगर आप किसी भी भाषा का साहित्य लेते हैं, चाहे वो हिंदी साहित्य हो, संस्कृत साहित्य हो या किसी दूसरी भाषा का साहित्य हो, तो अच्छे नंबर मिलते हैं, ऐसा देखा गया है। ठीक है, तो उसके बहुत सारे कारण हैं। और हिंदी साहित्य के बारे में अगर बात करें तो इसके लाभ और हानि की अगर बात करें तो लाभ, इसकी हानि ये है, सिर्फ हानि की पहले बात कर लेते हैं। तो इसमें इसका डिमेरिट सिर्फ ये है कि जीएस का कोई भी टॉपिक हिंदी साहित्य से कवर नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो कोई हिस्ट्री ले लेगा ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो उसका जीएस का फर्स्ट पेपर कवर हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, ज्योग्राफी ले लेगा तो कवर हो जाएगा। पीएसआईआर ले लेगा तो जीएस का सेकंड पेपर कवर हो जाएगा। सोशियोलॉजी ले लेगा तो कवर हो जाएगा। हिंदी साहित्य के साथ में ऐसा नहीं है कि जीएस का कोई टॉपिक कवर होता हो। ठीक है, तो ये एकमात्र जो है एक आपको डिमेरिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा लाभ तो इसके बहुत सारे हैं। लाभ ये है कि एक तो छोटा सिलेबस है। ठीक है, 3-2.5-3 महीने में आप पढ़ के तैयार कर सकते हो इसको। ठीक है, अब छोटा सिलेबस, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं इसमें तो 14-15 किताबें पढ़नी है, छोटा सिलेबस कैसा है। तो साहित्य में दरअसल पढ़ना ज़रूर आपको इतनी सारी किताबें हैं, लेकिन वो उनको बहुत जल्दी आप पढ़ के ख़त्म कर सकते हो। जैसे कि उसमें 4 उपन्यास हैं, 3 नाटक पढ़ने हैं आपको, 2 कहानी संग्रह पढ़ने हैं, 2 निबंध संग्रह पढ़ने हैं, 4 काव्य रचनाएँ पढ़नी है। ठीक है, तो इनको हालांकि इतना सारा है लेकिन बहुत जल्दी पढ़ के ख़त्म कर सकते हो आप, क्योंकि साहित्य ऐसी चीज़ है। जैसे कि उपन्यास है, मान लीजिए आपने गोदान आपको पढ़ना है, तो गोदान आप इस तरह से ना पढ़ें कि 10 पेज आज पढ़ा, 10 पेज फिर किसी और दिन पढ़ें, फिर 15 पेज आगे कभी पढ़ें। ऐसे मत पढ़िए। अगर गोदान आपने शुरू किया है तो एक दिन में ख़त्म करो उसको पढ़ के। ठीक है, तो चीज़ें जल्दी तैयार होंगी और एक ही बार आपको पढ़ना है, बस एक ही बार पढ़ो उन किताबों को। और उसके बाद आप किसी कोचिंग के आप नोट्स ले लो, उन्हीं को रिवाइज कर डालो और सॉल्व पेपर ले लो लास्ट ईयर का, और बस उसी से हर साल क्वेश्चन वैसे ही घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक तो छोटा सिलेबस है, बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना पड़ेगा, और दूसरा ये है कि इसको अपडेट नहीं करना है। ठीक है, जैसे बाकी सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या होता है कि जैसे पीएसआईआर है तो आपको करंट अफेयर से काफ़ी कुछ अपडेट करना पड़ेगा, सोशियोलॉजी अपडेट करना पड़ेगा। ऐसा हिंदी साहित्य के साथ में नहीं है। एक बार तैयार कर लिया तो आपका तैयार हो गया। ठीक है, बस उसको रिवाइज करना होता है। तो ये एक इसका लाभ है बहुत बड़ा। तीसरा जो सबसे बड़ा लाभ है, किसी दूसरे माध्यम के साथ कॉम्पिटिशन नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, जैसे इंग्लिश मीडियम के साथ में, जैसे दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट में होता है। अब हिंदी साहित्य है तो हिंदी साहित्य सारे लोगों की कॉपी जो है कोई हिंदी का प्रकांड विद्वान ही चेक करेगा। ठीक है, तो ये जो है इसके लाभ हैं। अब किनको लेना चाहिए, किनको नहीं लेना चाहिए। देखो, अगर आपकी हिंदी भाषा पर पकड़ रही है मजबूत, ठीक है, तो आपको लेना चाहिए। हिंदी में आप लिखते समय में, देखिए बोलते समय में तो लोगों से हो ही जाती हैं अशुद्धियाँ, लेकिन लिखते समय अशुद्धियाँ नहीं करते हैं आप। जैसे शाब्दिक अशुद्धियाँ हैं, कुछ लोग आशीर्वाद को आशीर्वाद लिख देते हैं। ठीक है, तो जो कॉपी चेक करने वाला वहाँ पर बैठा होगा हिंदी का प्रकांड विद्वान, वो ये सब देख के बिल्कुल आग बबूला हो जाएगा। ठीक है, फिर उसकी एक गलत धारणा मन में बन जाती है, फिर वो आगे बिल्कुल आगे के जो क्वेश्चन होंगे उनमें भी वैसे ही नंबर जो है वो देगा, फिर जो है एवरेज मार्क्स। तो अशुद्धियाँ ना करें लिखते समय में। तो अशुद्धियाँ जैसे शाब्दिक अशुद्धियाँ होती हैं, कुछ मात्राओं की अशुद्धियाँ होती, त्रुटियाँ होती हैं, वो सब ना करें। एक वचन बहुवचन की अशुद्धियाँ होती हैं, वो थोड़ा सा ध्यान रखें लिखते समय। ठीक है, आप खुद से लिखें और खुद से ही उसको चेक कर लें। ठीक है, वो सब आप देख लें। तो चलिए क्वेश्चन पेपर देखते हैं। तो इस फर्स्ट पेपर में जो कि ये 3 घंटे का होता है, 3-3 घंटे के दोनों पेपर होते हैं, 250 नंबर के। और इस फर्स्ट पेपर में टोटल 8 क्वेश्चन दिए गए हैं 2 खंडों में। तो 2 खंड हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, तो सेक्शन ए में देखो टोटल 8 क्वेश्चन दिए गए, 8 में से सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन के आंसर ही लिखने हैं। ठीक है, तो वो 5 कैसे लिखने हैं, यहाँ पे सेक्शन ए में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक दिए गए होंगे, और सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक दिया गया होगा। ठीक है, तो सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन है वो कंपलसरी करना है, मतलब अनिवार्य करना है, अनिवार्य रूप से करना है। और सेक्शन बी से क्वेश्चन नंबर 5 जरूर करना है आपको। इसके अलावा 3 और करने हैं, वो हर एक सेक्शन से कम एक जरूर करना है। मतलब
कि चाहे आप फिर उसके बाद में जो 3 करने हैं वो चाहे आप यहाँ से 2 कर लो, यहाँ से 1 कर लो, या फिर यहाँ से 1 कर लो, यहाँ से 2 कर लो, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब पूरा सेक्शन 1 कर लिया और उसके बाद अगले सेक्शन से कोई एक कर, ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सेक्शन ए में, जैसा कि सेक्शन ए में बताया गया है कि जो पहला क्वेश्चन है वो कंपलसरी अनिवार्य है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अनिवार्य है, ये करना ही करना है। सारे ही क्वेश्चन के मार्क्स, सारे ही क्वेश्चन 50-50 नंबर के हैं टोटल। 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, 250 नंबर का पेपर है। तो पहला क्वेश्चन जो है ये 50 नंबर का है, यहाँ 10-10 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सेक्शन ए जो है ये यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो भाषा खंड से पूछे गए हैं, ठीक है। और भाषा खंड बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी साहित्य में। यहाँ से सेक्शन ए से आपको 3 क्वेश्चन करने चाहिए, ठीक है, और सेक्शन बी से आपको 2 क्वेश्चन करने चाहिए। तो भाषा खंड से सेक्शन अगर 3 क्वेश्चन आप कर लेते हो तो जो कि 150 नंबर हुआ, 150 नंबर हुए, तो बहुत ज़्यादा मार्क्स आप गेन कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। ऐसा देखा गया है, भाषा खंड में अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो आप भाषा खंड को बहुत अच्छी तरह से तैयार करके जाएं ताकि यहाँ से आप 3 क्वेश्चन कर सकें। एक तो ये कंपलसरी वाला करना ही करना है, ठीक है। इसके अलावा 2 और कर सकते हो नीचे। तो हर साल इन्हीं से ही घुमा फिरा के क्वेश्चन वैसे ही पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पूछा गया अवहट्ट की व्याकरणिक संरचना का स्वरूप बताइए, उस पर टिप्पणियाँ लिखनी है 150 शब्दों में। देवनागरी लिपि के प्रमुख गुण क्या हैं, बस ये 10 नंबर का, ठीक है। रहीम की काव्य भाषा का महत्व बताना है। दक्षिणी हिंदी का स्वरूप क्या है। स्वातंत्र्योत्तर भारत में हिंदी की स्थिति, ठीक है, उस पर टिप्पणी करनी है, ठीक है। तो ये पूछा गया है। इसके अलावा आप 2 कोई क्वेश्चन और कर सकते हो, मतलब यहाँ से मैक्सिमम कर सकते हो। तो यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये भी 50 नंबर का है, ठीक है। ये 20 मार्क्स का है। इसके बाद ये 15-15 नंबर के हैं, ठीक है। तो पूछा गया पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए, ठीक है। फिर पूछा गया 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली के विकास पर प्रकाश डालिए। उसके बाद है कि हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली निर्माण में आने वाली कठिनाइयों का परिचय दीजिए, ठीक है। तो ये था। इसके बाद पूछा गया है कि साहित्यिक भाषा, ये सब भाषा खंड में सब भाषा से ही संबंधित पूछे गए हैं क्वेश्चन। साहित्यिक भाषा के रूप में अवधि के महत्व का आकलन कीजिए, ठीक है। उसके बाद पूछा गया ब्रज भाषा की व्याकरणिक विशेषताओं का निरूपण कीजिए। और उसके बाद पूछा गया हिंदी और उसकी बोलियों के अंतर संबंध का विवेचन कीजिए, ठीक है। तो इसका सॉल्व पेपर जरूर ले लें, क्योंकि होता क्या है कि घुमा फिरा के उन्हीं टॉपिक्स को पूछा जाता है हर साल। और फिर पूछा गया है नागरी लिपि के सुधार हेतु किए गए प्रयासों का विवेचन कीजिए, ठीक है, ये 20 नंबर का है। इसके बाद है हिंदुस्तानी एक कृत्रिम भाषा थी, इस कथन की तर्कपूर्ण व्याख्या कीजिए, ठीक है। और फिर लास्ट में है मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो कोई एक आप इनमें से छोड़ के 3 कर सकते हो, पहला एक कंपलसरी वाला और 2 और कर सकते हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको मिल सकें। सेक्शन बी जो है, यहाँ से भी जो इसका जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कंपलसरी आपको करना ही करना अनिवार्य है, ठीक है। यहाँ भी टिप्पणियाँ लिखनी है 150 शब्दों में, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषताएं लिखनी है, कबीर की प्रासंगिकता, बिहारी का काव्य वैभव, प्रेमचंद की कहानियों में चित्रित आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है, उस पर टिप्पणी लिखनी है। रेणु की कथा भाषा, उस पर टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। तो ये 50 नंबर का हो गया। इसके बाद जो है रीति काव्य धारा में केशव दास के कवि मर्म का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है, ये 20 नंबर का पूछा गया है। फिर मुक्त बोध की काव्य संवेदना की प्रमुख विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। फिर पूछा गया हिंदी उपन्यास के विकास में यशपाल के योगदान पर विचार कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से एक कंपलसरी वाला आप कर सकते हो। उसके बाद मतलब कर तो आप चाहे तो 3 यहाँ से भी कर सकते हो, 2 पहले वाले सेक्शन ए से कर सकते हो, लेकिन आपको भाषा खंड अगर उस पर मार्क्स ऐसा देखा गया कि उसमें नंबर अच्छे मिलते हैं तो आप सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन करने चाहिए, मतलब, ठीक है। बाकी 2 यहाँ से कर लो आप कोई भी, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7, मोहन राकेश की नाट्यकला और मंच सज्जा पर प्रकाश डालिए, ठीक है, 20 नंबर में। फिर है कि रामविलास शर्मा के आलोचना कर्म के महत्व पर प्रकाश डालिए, ये पूछा गया है। संस्मरण साहित्य के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उसके बाद है हिंदी रंगमंच के विकास की संक्षिप्त रूपरेखा दीजिए, ठीक है। फिर है कृष्णा सोबती के कथा संसार पर प्रकाश डालिए और महादेवी वर्मा के रेखा क्षेत्र के महत्व का आकलन कीजिए। तो ये फर्स्ट पेपर में ये सब पूछा गया है। अब देखते हैं सेकंड पेपर। तो ये सेकंड पेपर है, जैसा कि ये भी 3 घंटे का होता है, ये भी 250 नंबर का होता है। और यहाँ भी वैसे ही 2 खंड दिए गए हैं, 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, 8 में से आपको सिर्फ 5 ही करने हैं। और यहाँ भी लिखा है प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य है, ठीक है। बाकी में से प्रत्येक खंड से आपको कम से कम 1 प्रश्न चुनकर किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि टोटल 5 करने हैं आपको। और हर सेक्शन से पहला क्वेश्चन जो है वो अनिवार्य है, ठीक है। तो सेक्शन ए
का जो पहला क्वेश्चन है वो अनिवार्य है, ठीक है, और सारे ही क्वेश्चन 50-50 नंबर के हैं। तो 150 शब्दों में यहाँ पर निम्नलिखित की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सप्रसंग व्याख्या लगभग 150 शब्दों में कीजिए। सप्रसंग मतलब आपको प्रसंग सहित प्रसंग लिखना है, उसके बाद व्याख्या करनी है। तो संदर्भ लिख दो, प्रसंग लिख दो, उसके बाद आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। जैसे कि पहला दिया गया है, काहे को रोकत मार्ग सूधो, सुनहु मधुप निर्गुण कंटक ते राजपंथ क्यों रूधो, ठीक है। ये भ्रमर गीत सार से लिया गया है, रामचंद्र शुक्ल जी उसके संपादक हैं, सूरदास जी इसके रचनाकार हैं, ठीक है। तो काहे को रोकत मार्ग सूधो, सुनहु मधुप निर्गुण कंटक ते राजपंथ क्यों रूधो, कह तुम सिखे पठाए कुब्जा, कह कहीं श्यामगन जूधो, वेद पुराण स्मृति सुमृति सब ढूंढो, जुगतिन जोग कहूँ दो, ताको कहा परेखो कीजे, जानत छाछ न दूधो, सूर मूर अक्रूर गए लय, ब्याज निवेरत उधो, ठीक है। तो बड़ा ही अच्छा ही वर्णन किया गया है। ये उस समय की घटना है, मतलब जो उद्धव जी जो होते हैं ना, वो गोपिकाओं के पास जाते हैं उनको योग की शिक्षा देने के लिए, निर्गुण ब्रह्म का की शिक्षा देने के लिए जब जाते हैं, तब गोपिकाएं उनको उलाहना देती हैं, ठीक है। तो उस समय का वर्णन यहाँ पे किया गया है, तो बड़ा ही अच्छा है। उसमें कहा गया काहे को रोकत मार्ग सूधो, कि मतलब जो है उद्धव जी से कहती हैं गोपिकाएं कि तुम जो प्रेम का जो एक मार्ग है वो एकदम सीधा साधा है, तुम उसको रोक क्यों रहे हो, उसमें उसकी बाधा क्यों बन रहे हो। सुनो मधुप निर्गुण कंटक तेर राजपंथ क्यों रूधो, कह तुम सिखे पठाए कुब्जा, कह कहीं से हमगन जूदो, कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमको कुब्जा ने जो है सिखा पढ़ा के भेजा है, या तो फिर तुमको कृष्ण भगवान ने ही सिखा पढ़ा के भेजा है कि गोपिकाओं को जाओ और उनको निर्गुण ब्रह्म योग सिखा के आओ ताकि वो हमें भूल जाए, ठीक है। और वेद पुराण स्मृति सब ढूंढो, जुबतिन जोग कहूँ दो, ठीक है। तो गोपिकाएं कहती हैं कि वेद पुराण स्मृतियाँ सब ढूंढ लो, जो है कहीं आपको ऐसा कहीं मिलता है, जुबतिन जोग कहूँ दो। जुबतिन मतलब युवतियों को, कहीं युवतियों के बारे में, कहीं योग के बारे में लिखा है कि युवतियों को योग सीखना चाहिए, ठीक है। ये उद्धव जी से कहती हैं गोपिकाएं। ताको कहा परेखो कीजिए, जानत छाछ न दूध हो, और तुम्हारी बात का हम क्यों ही विश्वास करें, क्योंकि तुम्हें तो दूध और छाछ का अंतर भी कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो इस तरीके से गोपिकाएं उलाहना देती हैं उनको, सूर मूर अक्रूर गहले ब्याज निवेरत उधो, ठीक है। तो मूलधन यानी कृष्ण भगवान तो ले ही गए हैं अक्रूर, और तुम ब्याज जो है निपटाने आए हो मेरे साथ में, यहाँ पे हमारे साथ में, ठीक है। तो उस समय का प्रसंग बड़ा ही अच्छा है, सूरदास जी ने किया है, तो वही यहाँ पे दिया गया, उसी की व्याख्या करनी है, ठीक है। तो यही है हिंदी साहित्य, मतलब इसी तरीके से एक बार आपको समझ लिया तो फिर आप लिख सकते हो उसके बारे में, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे ये 10-10 नंबर के 5 जो है व्याख्याएं आपको करनी है, ठीक है। ये कामायनी से है और ये सब करनी है, ठीक है। तो पहला तो अनिवार्य है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें बताया गया है कि पूछा गया है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, इस कथन के आलोक में कबीर की अभिव्यंजना शैली पर विचार कीजिए, 20 नंबर का है, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन का बाद में जो है पहला क्वेश्चन जो है 20-20 नंबर के हैं, फिर 15-15 नंबर के हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर पूछा गया, जायसी ने इतिहास और कल्पना के सुंदर समन्वय से यह अत्यंत उत्कर्ष का महाकाव्य दिया है, इस कथन के आधार पर पद्मावत की समीक्षा कीजिए, ठीक है, ये पूछा गया है। उसके बाद है, बिहारी ने अन्योक्तियों व सूक्तियों के माध्यम से जीवन के सत्य का सजीव वर्णन किया है, इस कथन की विवेचना कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अज्ञेय द्वारा रचित कविता असाध्य वीणा की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए, ठीक है। फिर गुप्त जी ने भारत भारती के माध्यम से न सिर्फ अतीत के गौरव का गान किया है बल्कि वर्तमान को भी झकझोरा है, ठीक है, इस कथन की विवेचना कीजिए। उसके बाद है, दिनकर युग चेता कवि हैं, कुरुक्षेत्र से उदाहरण देते हुए इस कथन की सत्यता प्रमाणित कीजिए, ठीक है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ कामायनी का गौरव उसके युग बोध, परिपुष्ट चिंतन, महत उद्देश्य और प्रौढ़ शिल्प में निहित है, इस कथन की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है, मुक्ति बोध की कविता ब्रह्म राक्षस में अंतःस्यूत फैंटेसी को व्याख्यायित कीजिए। फिर है, हरिजन गाथा कविता की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए, ठीक है, तो ये पूछा गया है। फिर है सेक्शन बी से, खंड बी से, जो कि 5वां कंपलसरी है, अनिवार्य है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित अवतरणों की सब प्रसंग व्याख्या लगभग 150 शब्दों में कीजिए। तो इसमें संदर्भ प्रसंग और फिर आपको व्याख्या करनी है 150 शब्दों में। तो ये सब यहाँ पे दी गई, इसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। पूरा पढ़ूंगा तो फिर कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। आपको पहचानिए कहाँ से ये पूछा गया है व्याख्या। उसके बाद है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गोदान के पात्र व्यष्टिपरक न होकर वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं, सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो यही सब है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है।
इसके अलावा अगर आपका कोई दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसकी पीडीएफ या फिर हम उसका वीडियो भी बना देंगे, ठीक है। और जो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।